पर्यावरण स्टार्ट किए थे, पर्यावरण के बारे में जाने, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। आपको पहले वहाँ से ये स्टैंडर्ड सिखाए कि आखिर जो हमारा जो पोषण का जो स्तर है ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का भोजन एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अगर कोई बकरी ले ले और उसको मांस खिलाए कि जल्दी बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी होगी क्या? बीमार पड़ जाएगी। तो ये है कि इस प्रकृति में हर जीव जंतु का अपना आहार श्रृंखला सेट है, और कोई भी आदमी अगर आहार श्रृंखला से अलग गया तो उसका विकास क्या हो जाएगा कि अवरुद्ध होगा। तो ये बताया हम आपको पोषण के बारे में, ताकि इस टॉपिक को पढ़ा सके आपको पोषण। पर्यावरण से क्वेश्चन, जो पर्यावरण जो टॉपिक पढ़ाए आपका बेस जो तैयार किया वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस वो है कॉन्सेप्ट के लिए कि पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं वो ऑलरेडी सेट है। जैसे इसमें मिड डे मील कार्यक्रम, मिड डे मील जानेंगे कि भारत सरकार के द्वारा मिड डे मील 1995 में शुरू किया गया मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, ताकि बच्चों में पोषण स्तर की जो कमी है उसको की पूर्ति की जा सके। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है ऑलरेडी, सारी चीज़ें कि जो आपको पढ़ना है। इसमें क्वेश्चन सीरीज हमारा अलग चलेगा। तो पहली चीज़ें हैं भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। तीन चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कि हमको एक ऐसा भोजन चाहिए जो हमारे सेहत पे अच्छा असर डाले और वो साफ़ सुथरा हो। हम लोग कहीं भी भोजन अगर जो खाते हैं तो तीन चीज़ें ख्याल में रखते हैं। पहला भोजन, दूसरा सेहत पे उसका बुरा असर ना पड़े और साफ़ सुथरा हो। किसी भी क्षेत्र की व्यंजन तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली चीज़ें हैं उपलब्ध। अगर मान लो अगर कोई आपसे कहे कि अमेरिका में ऐसा खाना खाएं, तो अमेरिका में ना खाए। इंडिया में पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि इंडिया में वो पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंडिया में वो उपलब्ध नहीं होगा। तो कोई भी खाना, कोई भी आहार, कोई भी व्यंजन तीन चीज़ों पे निर्भर करता है। तो पोषण कितनी चीज़ों पे निर्भर करता है? तीन चीज़ों पे। पहला क्या है? उपलब्धता, दूसरा सस्ता, तीसरा संस्कृति। अच्छा 6 to 8 हो गया। अच्छा ये लोग 6 to 8 है। आगे आ जाओ, आगे आओ। कोई बात नहीं, अकेली बैठेगी और कोई इसका साथ दो, जाओ। उतना देर से ये लोग सुस्ता रही थी, नहीं पहले जाएं। देखो कोई भी क्षेत्र में व्यंजन, हमारा जो पोषण है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये है कॉमन सेंस। पहला है उपलब्ध। अगर खाना उपलब्ध नहीं होगा, खाओगे क्या? हर अलग अलग जगह का अलग अलग वैरायटी है। कोई कहेगा सर आज इडली खिलाइए, पॉसिबल है हम खिला पाएंगे आपको? नहीं खिला पाएंगे, क्योंकि पैसा होते हुए भी वो उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़ें सस्ता। हम लोग खाना, पहली चीज़ें तो उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा सस्ता होना चाहिए। अगर सस्ता नहीं है तो वो भी हमारा आहार नहीं बनेगा। अभी टमाटर महंगा है 70-80, नहीं आएगा घर में। जब सस्ता होगा तो आएगा, होगा कि नहीं होगा? हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज़ें, हमारा जो पोषण है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा सस्ता होना चाहिए और तीसरा है संस्कृति। तो निम्नलिखित में से पोषण स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। भोजन को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक क्या क्या हो गए? पहला उपलब्ध, समाज में उपलब्ध नहीं है तो बना नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ें सस्ता, बहुत महंगा है तो भी छोड़ दोगे। तीसरी चीज़ है संस्कृति। भारत धर्मों का देश है, बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म को मानने वाला लोग है। तो यहाँ खाने से पहले पूछता है कि हलाल करके बनाए हो कि ऐसे उड़ा दियो, पूछता है कि नहीं पूछता है? तो यही हो गई संस्कृति, कि हमारे समाज में जितना भी पोषण स्तर है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है उपलब्ध, दूसरा है सस्ता, तीसरा है संस्कृति।
तो भोजन को प्रभावित करने वाले कारक हो गए 3। अब क्वेश्चन दिया रहेगा कि हमारी एक शिक्षिका बच्चों को भोजन एवं पोषण गुणवत्ता के बारे में पढ़ा रही है। सामाजिक स्तर पर भोजन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक की पहचान कीजिए। ए में शिक्षिका बताती है कि सस्ता खाना हमारे समाज के लिए मतलब समाज की पहली चॉइस है, इस तरीके का हो गया। या तो हमारा समाज सस्ते खाने की ओर ज़्यादा झुकाव रखता है, सही है कि गलत है? सही है। दूसरी चीज़ें हैं कि हमारे समाज में ऐसे व्यंजनों को महत्व दिया जाता है जो आसानी से उपलब्ध हो, सही है कि गलत है? सही है। किसी भी पोषण स्तर का सांस्कृतिक पहचान होता है, सही है कि गलत है? सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो उस क्वेश्चन को किस परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हो, यहाँ पे 3 चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। सीबीएसई पैटर्न है क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि व्यंजन चयन करने से पहले कोई भी समाज किन 3 चीज़ों को ध्यान में रखता है। पहला है उपलब्ध, दूसरा है सस्ता, तीसरा है संस्कृति। अगर आपके यहाँ परोल मार्केट में मिलने लगा तो सब घर में परोल चला जाता है कि नहीं? हफ्ता दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद खाओगे ही खाओगे। यहाँ तो 3 चीज़ें हैं। व्यंजन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारा उपलब्धता, सस्ता और संस्कृति। समझ आया कि हमारा खान पान कितनी चीज़ों पे निर्भर करता है? 3 चीज़ों पे, उपलब्ध हो, सस्ता हो, संस्कृति। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं कि ये जान गए कि हाँ अब कोई खाना हमारे पास आया, वो सस्ता भी था, उपलब्ध भी था, संस्कृति के लायक भी था। वो खाना खाने से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पहली चीज़ है भोजन है क्या। थाली में रखा हुआ 10 तरीके का पकवान क्या भोजन है? नहीं है। भोजन वही तो है। तो जो 10 तरीके का जो सामान रखा हुआ है, दाल चावल सब्जी, वही तो भोजन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भोजन का मतलब क्या होता है। साइंस की दुनिया में भोजन का क्या डिफिनेशन होता है, यहाँ लिखा है पादप एवं जंतु को ऊर्जा देता है। भोजन किसके लिए? ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? भोजन। दूसरा, ये भोजन पादप एवं जंतु को ऊर्जा देता है, काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। जब आप भोजन करते हो या चाय पीते हो या कोई ऐसी सामग्री, तो आपके काम करने की दर को बढ़ा देता है। पादप स्वयंपोषी होते हैं जबकि जीव परपोषी होते हैं। ये भोजन है, इसको पादप और जंतु दोनों ऊर्जा के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। यानी जो वृक्ष है वो भी भोजन करता है, जो इंसान या जानवर है वो भी भोजन करता है, लेकिन इस भोजन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वयंपोषी, एक है परपोषी, इसीलिए वहाँ पे पढ़ाए थे। अब स्वयंपोषी मतलब क्या समझे आप? जो खाना खुद बनाता हो। अब परपोषी मतलब दूसरे पे निर्भर करता हो। यानी कि भोजन 2 तरीके से उपलब्ध होता है, स्वयंपोषी और परपोषी तरीके से। या तो आप स्वयं पोषण करते हो या तो खुद बनाते हो। तो स्वयंपोषी कौन कहलाता है? पादप, जो खुद का खाना खुद बनाता है। और परपोषी कहलाता है एनिमल, जो दूसरे पर निर्भर होता है, जैसे अमर बेल, जैसे सर की जुई किस पर निर्भर है? इंसान के ऊपर। निकाल के फेंक दोगे क्या होगा उसका? फिर अब उसको हड़िया चूल्हा बर्तन करना पड़ेगा। ऐसे तो दिमाग का खून पी है, तो वो क्या हो गई? परपोषी। तो यहाँ पे पादप एवं जंतु को ऊर्जा देता है। ऊर्जा 2 तरीके से प्राप्त किया जाता है, स्वयंपोषी, परपोषी। पादप स्वयंपोषी होते हैं जबकि जीव जंतु परपोषी होते हैं। भोजन को ग्रहण करने के आधार पे हम भोजन को 3 भागों में बांटे हैं। याद है कल का? कितने भागों में? कौन कौन सा? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। अब देखो ये शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये ऐसे जीव जंतु ऐसे कैसे हुए? कौन होगा जो शाकाहारी होगा? कैसे पहचानेंगे कि ये शाकाहारी होगा? जो साग सब्जी। तो बिल्ली साग सब्जी क्यों नहीं खाती है? कुत्ता क्यों नहीं खाता है? तो यहाँ पे अंतर है उनकी। नेचुरली जो उसको पहचान सकते हैं वो है दांत। जो भी शाकाहारी पशु होते हैं उसके दांत एक समान होते हैं। हम लोग मांसाहारी है, देखो ये वाला दांत देख रहे हो, इसको बोलते हैं कैनाइन। इंसीजर दांत होते हैं 4 प्रकार के, कैनाइन, इंसीजर,
प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो हमारे ये जो दांत है, नुकीले दांत, ये जिस भी जानवर, जैसे कुत्ता हा करता है, देखो साइड में, आप लोग भी अपना हा करके देखो, है साइड में ऊंचा ऐसा नोक निकला हुआ। तो जिस भी जानवरों में ये नोक निकला हुआ होगा ना, वो होगा मांसाहारी। तो इसका मतलब है इंसान क्या है, बिल्ली क्या है, मांसाहारी, कुत्ता क्या है, मांसाहारी। क्यों? क्योंकि उसके पास ये नुकीला दांत है, ये चीरने फाड़ने के काम है। अरे यार दो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पहले आपका बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आप हमारे हिसाब से चलोगे नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबका लेवल अलग अलग है। जब इसमें क्या होता है कि आप आगे आगे चलोगे या तो गिर जाओगे या तो उठा के फेंक दिए जाओगे। ये समाज के हिसाब से ही चलते हैं ना हम लोग। अक्सर यही होता है कि कमज़ोर मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, होशियार क्या होता है, उसको लगता है सब आता है और मुंह के बल गिर जाता है। इसलिए साथ चलो, ये बहुत लंबी जर्नी है। अभी बीपीएससी पढ़ा के आए, आपको वहाँ भी आना है। बीपीएससी वाला बहुत शांत रहता है क्योंकि उसको पता है कि बहुत दुनिया अभी बहुत बड़ी है, आप लोग अभी नए नए आए हुए, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बेस लेके आपका चलते हैं कि आप तैयार कैसे होगे। सब पैसा दिए हो ना बराबर, सब पैसा बराबर दोगे, सब पढ़ोगे, सारे लोग एक उम्मीद से आए हो, आप आगे आगे चलोगे ना, फिर आपको ही समझाने में लग जाएंगे हम। तो हम एक टारगेट लेके चलते हैं कि आपको आपके C-टेट तक 2 बार पढ़ा दे ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए। मार्केट में बच्चा तभी जानता है जब आपके क्वेश्चन में, आपके एग्ज़ाम में मेरा पढ़ाया हुआ फ़ायदा करेगा, नहीं तो आप याद भी नहीं रखोगे, मतलब की दुनिया। इसलिए साथ साथ चलो। तो हम देखें कि आपको हम कल पढ़ाए थे कि जो हमारा भोजन का जो स्टैंडर्ड है वो 2 तरीके का है। कोई भी जीव जंतु भोजन या तो खुद बना के करेगा या तो दूसरे पे निर्भर। खुद बना के करने की क्षमता है पादप में, लेकिन कुछ ऐसे भी पादप हैं जो खुद नहीं बना पाते, जैसे घटपर्णी नेफेंटिस, वो कीड़े मकोड़े को अपने अंदर समाहित करता है फिर खाना बनाता है। कुछ ऐसी प्लांट है जो अपना खाना नहीं बना पाता, वो दूसरे पे निर्भर करता है, उसको बोलते हैं परपोषी। जो अपना खाना खुद ना बनाए, दूसरे पे डिपेंड करे, उसको बोलते हैं परपोषी। जैसे इंसान क्या है, परपोषी। बचपन से आज तक बच्चा बस इतना जानता है कि अमर बेल परपोषी के उदाहरण है, क्योंकि वो वृक्ष के ऊपर होते हैं, जिसको लत बोलते हैं। वन विहार जाओगे ना तो एकदम लत्तड़ जैसा होगा वृक्ष के ऊपर, तो उसको अमर बेल बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि अमर बेल वृक्ष के ऊपर है, वो उस पर सर्वाइव कर रहा है। जुई जो है सर के ऊपर है, ये इस पर सर्वाइव कर रही है। लेकिन कभी सोच के देखो, इंसान भी जानवरों के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। दूध, घी, मीट सब जानवरों से आ रही है, और प्लांट से चावल जो अलग अलग तरीके का भेजे जा रहा है वो भी प्लांट से आ रहा है। इंसान खुद नहीं बना रहा कुछ, लेकिन प्लांट में एक ऐसी क्रियाएं हैं, एक ऐसी क्षमताएं जिसके बल पे वो स्वयंपोषी हुआ। तो कहेगा पादप स्वयंपोषी होने का कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण। अगर इंसान प्रकाश कहेगा पादप एवं मानव में अंतर है, निम्नलिखित में से उस वैज्ञानिक तकनीक का उल्लेख करे, तो वैज्ञानिक तकनीक क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण। अगर इंसान प्रकाश संश्लेषण कर पाता तो इंसान भी स्वयंपोषी के उदाहरण होता। तो पादप स्वयंपोषी क्यों हुआ, क्योंकि उसमें क्षमताएं हैं प्रकाश संश्लेषण करने की। और पादप छोड़ के कोई भी इस धरती पर स्वयंपोषी नहीं होगा। अब एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से स्वयंपोषी के उदाहरण नहीं हैं। अब उसमें दिया रहेगा कुत्ता, मनुष्य, घोड़ा, बहुत सारी चीज़ें। अब क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो खाना बनाता है उसको बोलते हैं स्वयंपोषी, और ये खाना बनाएगा सिर्फ प्लांट। किसकी बल पे, सूर्य की रोशनी के बल पे। और ये क्यों बना पाता है, क्योंकि उसके अंदर एक क्षमताएं हैं जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ से आप किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो आप टैकल कर पाओगे कि स्वयंपोषी सिर्फ और सिर्फ पादप कहलाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके का पौधा हो। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक क्षमताएं हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो भोजन को बनाने के 2 तरीके हैं, या तो स्वयंपोषी या तो परपोषी। तो स्वयंपोषी बनाएगा, परपोषी दूसरे पर निर्भर होगा। तो यहाँ और उस चीज़ को
जो परपोषी है वो 3 भागों में बांटा जाएगा। स्वयंपोषी उत्पादक कहलाता है। कल बात किए थे कि स्वयंपोषी क्या होगा, वो किसी को नहीं खाएगा। स्वयंपोषी तो खुद बनाता है ना। स्वयंपोषी न तो शाकाहारी होगा, न तो मांसाहारी होगा, न तो सर्वाहारी होगा। कहेगा निम्नलिखित में से स्वयंपोषी एक उदाहरण है, कोई नहीं, न शाकाहारी, न मांसाहारी, न सर्वाहारी। क्योंकि परपोषी होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। बकरी क्या है? परपोषी, शाकाहारी। मनुष्य क्या है? परपोषी, सर्वाहारी। कुत्ता क्या है? तो यहाँ पर से अब आपको पता चला कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परपोषी होगा, जो दूसरे पे निर्भर करता है। चाहे बकरी घास खाई, क्या होगी? शाकाहारी। क्या हुई? परपोषी। लेकिन पादप न शाकाहारी, न मांसाहारी, न सर्वाहारी। क्यों? क्योंकि वो खुद खाना बनाता है। क्लियर हुआ कि स्वयंपोषी न शाकाहारी होगा, न मांसाहारी होगा, न सर्वाहारी होगा। क्यों? क्योंकि वो खाना खुद बनाता है। क्यों बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। लेकिन परपोषी तीनों हो सकता है, शाकाहारी भी, मांसाहारी भी, सर्वाहारी भी। अब कहेगा कुत्ता परपोषी, कब दिया रहेगा कि कुत्ते के संबंध में सही कथन को चुनिए। ए, कुत्ता परपोषी के उदाहरण है। बी, कुत्ता मांसाहारी है। सी, कुत्ता एक पालतू पशु है। आंसर ए, बी, ए बी या ए बी सी। आंसर क्या हो गया? ए बी सी। तुरंत विकेट बोल्ड हो जाता है ना। आपको एक भी याद नहीं है तो खत्म। तो कुत्ता परपोषी भी है, इंसान के सहारे खा रहा है, मरे हुए जानवरों को खा रहा है, फेंका हुआ भात खा रहा है। लेकिन ऐसा है कि कुत्ता जादू से खा रहा है? नहीं। तो इस धरती पर स्वयंपोषी केवल पादप होगा, और वो न शाकाहारी होगा, न मांसाहारी होगा, न सर्वाहारी होगा। तो यहाँ पे 2 बातें हम लोग सीखे कि भोजन 2 तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है। एक है स्वयंपोषी, दूसरा परपोषी। स्वयंपोषी खाना खुद बनाता है तो उसके अंदर एक क्षमताएं होती है, प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पे है कि पौधा स्वयंपोषी के उदाहरण होते हैं। क्यों? निम्नलिखित में से उचित कारण को चुनिए। नीचे दिया रहेगा पौधा अपना खाना खुद बनाता है क्योंकि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमताएं होती हैं। बी, पौधे अपना खाना बनाने के लिए पूरी तरीके से सूर्य पर आश्रित होते हैं। सी, अब तीसरी में दिया रहेगा कि पादप शाकाहारी के उदाहरण हैं। है क्या? नहीं। फिर आपको हाँ, पादप तो शाकाहारी है क्योंकि हरी सब्जी जैसी है। गड़बड़ा जाएगा ना तुरंत। पादप शाकाहारी के उदाहरण नहीं है। पादप शाकाहारी हिरण के लिए हो सकते हैं, पादप शाकाहारी बकरी के लिए हो सकती है, लेकिन पादप खुद के लिए शाकाहारी नहीं है। आगे चलते हैं। शाकाहारी किसी भी जानवर को हम कैसे पहचानेंगे? शाकाहारी जानवर के दांत बराबर होते हैं ताकि घस घस के खा सके, गाली कर सके, आराम आराम से तोड़ सके। अगर इंसान अगर घास खा ले तो क्या होगा? उतना चबाओगे ही नहीं। हम लोगों को डाले धड़ाक से नीचे, डाले धड़ाक से नीचे। कोई को तो इतना तेज डालता है कि ढिचुक ढिचुक करने लगता है, संकुचन, पानी लेना पड़ता है। तो इसलिए, और हमारे दांत हम उतने रगड़ के घस नहीं सकते, दांत झड़ जाएगा। हम लोग घींच के खाने वाले हैं, इसीलिए हम लोग हैं मांसाहारी। ये साइड में दांत है ना। कभी किसी को गोश्त जो भी आदमी खाता है वो कहाँ से घिसता है? साइड से, जो पढ़ा लिखा होता है। अब बाद बाकी तो आगू से घींच रहा है, दांत उखड़ जाएगा। आगे में है काटने वाला? नहीं है। कभी धागा काटते हुए किसी को देखे हो? साइड में लेके जाता है। क्यों? क्योंकि धार वाले दांत कहाँ हैं? यहाँ। और यही उदाहरण है मांसाहारी के। तो शाकाहारी के दांत कैसे होंगे? एक समान। मांसाहारी में कौन से एक्स्ट्रा दांत पाए जाते हैं जो इसको मांसाहारी बनाता है? केनाइन दांत। सर्वाहारी किसका परिणाम है? अनुकूलन का। अब यहाँ पे अनुकूलन का क्या मतलब है? तो सर्वाहारी अनुकूलन का, एक बिल्ली को हमेशा कोई मांस नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? बिल्ली बेचारी समय के साथ अनुकूलन कर गई। जिराफ का गला लंबा हुआ, किसके कारण? अनुकूलन के कारण। वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे खत्म होते गए, धीरे धीरे ऊपर जाता गया, और उसी से वो खाने की होड़ में जिस भी अंग का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, उसका विकास हो जाता है। जैसे डंबल से बॉडी बनाओगे तो बॉडी बढ़िया हो जाएगा, रनिंग करोगे पैर बढ़िया हो जाएगा, ज़्यादा बक्कोगे मुंह बढ़िया हो जाएगा।
तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें समय के साथ हम चेंजिंग लाते हैं उसको बोलते हैं अनुकूलन। आज हमारी धरती इतनी बदल गई, इस किसके कारण? अनुकूलन के कारण। एक इंसान में बदलाव किसके कारण होता है? अनुकूलन के कारण। एक कुत्ता खीर खाने लगा, उसको तो मांस खाना चाहिए मजबूरी में, क्योंकि उसको अब इंसान अगर सारे मांस खाते तो धरती पे एक तो मक्खी भी नहीं दिखती, मक्खी पकड़ता खा जाता। तो इसीलिए इस प्रकृति ने इंसानों को ऐसा बनाया कि वो शाकाहारी भी हो जाए, मांसाहारी भी हो सके, क्योंकि आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है। तो इंसान क्या करता है? अपने जीवन को अनुकूलित बनाए रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए पर्यावरण के साथ समझौता करता है, इसको कहते हैं अनुकूलन। तो मांसाहारी कोई वैरायटी था ही नहीं, दो ही वैरायटी था, शाकाहारी, मांसाहारी। लेकिन इस सर्वाहारी को जब मांस बराबर नहीं मिलने लगा, जैसे शेर कभी घास नहीं खाता, सुने हो? क्योंकि शेर रियल मांसाहारी है, लेकिन आदमी को जब अकल हुआ तो ये बैर का पत्ता भी खाने लगा कि क्या करे, मरता आदमी क्या नहीं करे। तो इंसान इस तरीके से बना अनुकूलन के तहत सर्वाहारी। तो वो सारे जीव जो इंसान के साथ में रहे वो इंसान का नकल करने लगे। बिल्ली, चूहा, कुत्ता, जितनी भी है ना, बत्तख, मुर्गी, ये सब किसके उदाहरण हो गए? सर्वाहारी के। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है फिर उसके बाद तो जितने भी हमारे प्राणी हैं जो हमारे साथ रहते हैं, जिसको हम खिला पाते हैं, जो हमारे साथ अनुकूलित हो गया, बकरी गोश्त नहीं खाती है, सुने, मांसाहारी नहीं होती है। लेकिन फिर देखो धीरे धीरे बहुत सारे मुर्गियाँ खाने लगी, मुर्गियाँ अपने चिकन खाने लगती है, बहन को पका के एक बूटी फेंके घिंचना शुरू होता है कि नहीं? देखिए वो अनुकूलन का परिणाम है। उसको क्या पता कि मेरी बहन आज घुलट गई, तो वो क्या होता है? अनुकूलन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे क्या हो गई? वो भी इंसानों की तरह हो गई, सर्वाहारी। तो सबसे पहले हम पढ़ाए कि भोजन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, उपलब्ध, सस्ता और संस्कृति। फिर पढ़ा है कि भोजन के 2 तरीके के टाइप हो सकते हैं, स्वयंपोषी, परपोषी। स्वयंपोषी पादप होगा, परपोषी जो अपना खाना नहीं बनाते। शाकाहारी सामान्य रूप से वो होते हैं जिसके दांत बराबर मांसाहारी के दांत नुकीले कैनाइन कहलाता है। आज धरती पर जितने भी जीव शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो गए वो है अनुकूलन का परिणाम। धरती पर 2 ही तरीके के जीव थे, या तो शाकाहारी या मांसाहारी। अब दांत भी बहुत तरीके के होते हैं, दांत से जुड़ी हुई चीज़ें। उदाहरण के लिए दंत की विशेषता, शाकाहारी एक समान दांत, मांसाहारी फाड़ने वाला दांत कैनाइन। कुछ के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी, खरगोश, चूहा, ये दांत की भी विशेषता है। सांप के दांत होते हुए खाने को वो निगल जाता है। ये दांत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। 4 पॉइंट हो गया, चारों यहीं पे ख़त्म कि गिलहरी, खरगोश, चूहा, ये तीनों के दांत बढ़ते रहते हैं, इसीलिए घसता रहता है। जहाँ जो मिला काट कूट के ख़त्म किया, क्योंकि उसके दांत सलसलाते रहते। छोटा बच्चा देखोगे मुंह में हाँ उंगली ले लेता है, क्योंकि उसका भी दांत गिलहरी जैसा होता है। उस टाइम देना नहीं तो क्या कर देगा? कुतुर देगा। दूध के दांत, गिलहरी के दांत, कि दांत होता है ना गिलहरी वाला, दूध वाला दांत। छोटा बच्चा कुछ भी होता है हापक लेता है, बड़ा आदमी क्या नहीं हापकता है, क्योंकि उसके दांत गिलहरी जैसे होते हैं, सलसलाता रहता है। कुछ के दांत हमेशा, देखो छोटा बच्चा कुछ भी दोगे ना मुंह में ले लेता है, क्योंकि सेम फिनोमेना, सेम फीलिंग आती है इन जानवरों जैसे। तो चूहा क्यों काटता है? क्योंकि उसके दांत बढ़ते रहते हैं, उसको दांत को एडजस्ट करना होता है। कुछ के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी, खरगोश, चूहा। सांप के दांत होते हुए भी वो चबाता नहीं, निगल जाता है। इसीलिए सांप के दांत दिखाने के हैं, खाने के नहीं। मुहावरा सुने हो कहावत गांव घर में कि सांप का दांत, अब कोई बोलता है हाथी के दांत, तो हाथी के दांत खाने के होते हैं। हाथी अपने दांत से खाता है, अंदर होता है, लेकिन बाहर का दांत दिखाने के लिए होता है। लेकिन रियल क्या है? सांप के दांत। सांप के दांत दिखाने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते। सांप सामान को क्या करता है? निगल जाता है। तो यहाँ पे दांत, जिसकी दांत समान होगी वो शाकाहारी, जिसके दांत में फाड़ने वाला दांत कैनाइन होगा, ये साइड में जो है आपके,
तो ये हो जाएगा कैसे दांत, मांसाहारी, फाड़ने वाला। कुछ के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी, खरगोश, चूहा। सांप के दांत होते हुए खाने को वो निगल जाता है। अब सांप के बारे में सवाल बन गया कि सांप के दांत बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि वो खाने को निगल के खाता है। सही कि गलत? गलत। सांप के दांत होते हैं मगर वो निगल जाता है। अब इस पर आते हैं, बात है आहार की, भोजन की। हम जाने कि भोजन स्वयं या परपोषी। संतुलित आहार क्या है? क्या खाली एक गमला मूढ़ी खा लो हो गया? मूढ़ी तो भोजन हो गया। तो संतुलित आहार का मतलब क्या है? अब है निम्नलिखित में से संतुलित आहार के उदाहरण होंगे। एक में प्रोटीन फैट, बी में है प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट, सी में प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल, डी में है प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मिनरल विटामिन, बहुत सारी चीज़ें। तो जितनी ज़्यादा होगी वही आंसर जाएगा, क्योंकि है तो सारे भोजन में होने चाहिए, लेकिन सब कुछ भोजन में होने चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि संतुलित आहार वो होगा जो हमारी बॉडी के हिसाब से हो। यानी संतुलित आहार का मतलब है आपकी जितनी हाइट हो उसके हिसाब से आपका बॉडी हो, जिसको बोलते हैं स्टंटिंग एंड हंटिंग। कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और वेट नहीं है, पतले बहुत ज़्यादा हो हाइट के हिसाब से, तो आपको क्या है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम है। अगर आप या तो दूसरी चीज़ है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी हाइट नहीं है, तो आपके हो गए क्या, स्टंटिंग हंटिंग, इसको बोलते हैं कंपटीशन की दुनिया में। और ये ऐसा किसकी कमी के कारण हुआ? पोषण की कमी के कारण। स्टंटिंग हंटिंग की स्थिति किसके कारण होती है? पोषण के कारण। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्कूल में सरकार चलाती है मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम का मोटो है बच्चे को गुणवत्तापूर्ण पोषण तक देना, ताकि बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो, स्टंटिंग एवं हंटिंग की स्थिति ना हो। तो गांव घर में छोटा सा बच्चा पेट निकल गया है, देखो ऐसे कहो क्या जी मस्त मौला, जानते हो वही सब है स्टंटिंग एंड हंटिंग। कि मतलब उन गरीबी के कारण उसको संतुलित आहार नहीं मिला, सुबह उठा बासी बात खींच लिया, उसमें ना प्रोटीन है ना फैट है ना कार्बोहाइड्रेट है, तो मजबूरी बेचारी उसके साथ भी है ना। तो यहाँ पे देखो संतुलित आहार, संतुलित आहार हमारा है आयु वर्ग के अनुकूल हो, जिसमें भोजन की विविधता हो, आयु वर्ग के अनुसार हो, भोजन की विविधता हो। आयु वर्ग के अनुसार अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे हमारे कैलोरी डिफिसिट होता है, हम भोजन की जो ऊर्जाएं हैं उसको कैलोरी डिफिसिट में मापते हैं। कैलोरी कि सामान्य व्यक्ति उम्र के हिसाब से कितना कैलोरी लेता है। अगर कोई बच्चा ढेर कैलोरी ले लेगा तो फिर साइड में आके जम जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ का अत्यधिक सेवन वो बाद में फैट को बनाता है। जैसे आप खूब अच्छा खाना खा रहे हो कि शरीर में देगा ही पोषण, अब आपके शरीर को जितना पोषण चाहिए उससे ज़्यादा दे दिए तो ये साइड में रख देता है पोषण, क्योंकि शरीर को पता है कि आज तुम्हारे साथ अच्छा वक्त है, कल को बुरा भी आएगा और कल तुम खाना नहीं दे पाओगे शरीर को, तब ये शरीर आपके इस खाने को वेस्ट नहीं होने देता है। शरीर क्या करता है, जो आप खाना खाए उसकी ऊर्जाओं को शरीर लेके साइड में रख देता है कि आप आज खाए हो, शायद भविष्य में किसी दिन भूखे रह जाओगे। इसीलिए वजन ज़्यादा होना अच्छी बात है, ज़्यादा खूब ज़्यादा नहीं, कि अगर आपको कभी मुसीबत आया कि नहीं खा पाए, बीमार पड़ गए, तो ये एनर्जी आपकी बॉडी को देता है। लेकिन पतला आदमी खटिया में तुरंत सट जाता है, क्या कि उसके पास तो कुछ रहता नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि हो गया। चलो देखो पढ़ाने का क्या होता है कि हम बोलते नहीं बुला जाता है, होता है कि नहीं पढ़ाते पढ़ाते। तो यहाँ पे क्या है कि संतुलित भोजन में सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कहलाता है संतुलित आहार। किसी भी आहार को अत्यधिक मात्रा में लेना या किसी भी चीज़ का अंतिम उत्पाद होता है फैट। कोई भी चीज़ अगर आप लोग है ना सोचोगे ना खूब अंडा खाएंगे तो अंडा में तो होता है प्रोटीन, मान लेते हैं, फैट तो बहुत कम होता है, फिर भी साइड आएगा, क्योंकि हर चीज़ में ऊर्जा को हमारी बॉडी वसा के रूप में स्टोरेज करती है बॉडी में। तो यहाँ पे संतुलित आहार में क्या क्या होगा, सारी चीज़ें, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। अब हमारे शरीर में बहुत आदमी बोलता है कि ये जो हमारी ये सारी चीज़ें हैं, इस शरीर में ऊर्जा क्या देगा। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें हैं। शरीर को ऊर्जा कौन कौन देगा, शरीर को ऊर्जा देगा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई आदमी मिनरल्स पानी में होता है,
एडेड मिनरल्स, देखे हो लिखा हुआ होता है, पर लिखा होता है 0 एनर्जी 0 कैलोरी। देखे उसमें कि पानी पीने में कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ना ही कोई कैलोरी शरीर को मिलती है, उसमें मिनरल्स है। प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो आपको ऊर्जा मिलेगी, फैट खा रहे हो ऊर्जा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों में ऊर्जा होती है, इसमें नहीं होता। पर देखो जाहिल आदमी को कहेगा विटामिन विटामिन है कि ऐसे जाएगा ना, कहेगा फल फ्रूट वाले को कहेगा अरे विटामिन विटामिन दो, शरीर में ताकत बढ़ेगा। तो विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, ना कि ताकत बढ़ाता है। विटामिन क्या करता है, बीमार नहीं पड़ने देता है। ताकत कौन बढ़ाता है, ये जिसके अंदर ऊर्जा है। एक रसगुल्ला खा लो ताकत मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या है, ऊर्जाएं हैं, कार्बोहाइड्रेट है। तो शरीर को ऊर्जा कौन कौन देता है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बनाता है, विटामिन। शरीर में पानी की कमी को कम करता है, ये हो गया। तो शरीर में ऊर्जा कौन कौन देगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। कहेगा निम्नलिखित में से संतुलित आहार, दिए गए संतुलित आहार में कौन हमारी शरीर को ऊर्जा देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन दिया रहेगा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। आंसर क्या जाएगा, विटामिन। लेकिन बच्चा कहता है विटामिन तो होगा, विटामिन तो बहुत फायदेमंद है, खूब ऊर्जा देता है, विटामिन होता है कि नहीं। जब नॉलेज नहीं रहेगा तो विटामिन ऊर्जा नहीं देता है। तो विटामिन करता क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है, आपको बीमार नहीं होने देता। इसीलिए जब डॉक्टर के यहाँ जाओगे कुछ दे ना दे मल्टीविटामिन देता है कि नहीं, दे दिया 4-5 तरीके का, आयरन की गोली खाते रहो, विटामिन की गोली सब दे दिया, मल्टीविटामिन सब, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। हमारे ये जो भोजन है, भोजन हमारी थाली तक जो आता है ये कई तरीके से आ सकता है। हमारी इस धरती पर जो प्लांट है वो भोजन के हजारों रूप हैं। किसी भी तरीके से किसी चीज़ के, किसी प्लांट को हम उसकी जड़ों को खाते हैं, जैसे मूली, गाजर, सलजम। कुछ प्लांट की पत्तियों को खाते हैं हम लोग, जैसे पालक, सुने हो। कुछ के बीज को खाते हैं, जैसे दाल। कुछ के फल को खाते हैं, जैसे टमाटर, ये सारी चीज़ें। तो हमारी इस धरती पर जो भी प्लांट है वो हमारी तक ऊर्जाएं जो दे रहा है, सामान जो दे रहा है, उसके हजारों रूप हो सकते हैं। यहाँ पे देखो कि हम पादप से कैसे कैसे भोजन को प्राप्त करते हैं। तना, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सारे तना के उदाहरण हैं। दूसरा है पत्ते। पत्ते के रूप में हम क्या क्या खाते हैं, पालक, बंद गोभी, सरसों, बथुआ, मूली, उसके भी पत्ते खाते हैं। फूल में ये सारे हो गए कि हम जो पादप से जो खाना कलेक्ट कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उनके अनेकों रूप हो सकते हैं, अनेक तरीके के हो सकते हैं। तो यहाँ पे दिया रहेगा कि फूल, किसका फूल खाया जाता है, गुलाब, फूल गोभी, केला, कचनार। सुने हो, ये सारे पे क्वेश्चन आते हैं। केला, कचनार, सहजन इत्यादि कचनार के फूल होते हैं। खाए हम भी नहीं, देखे हम भी नहीं, पढ़ाते हैं बस, ठीक है। तो कचनार, जैसे गुलाब क्या, आपको बोलोगे गुलाब क्या है तो हम क्या बोलेंगे, तो गुलाब देखे हो तो समझ आ गया, कचनार भी देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो ये कचनार फूल है। आपको ये बोलेगा चमेली, बोलोगे सर कैसा है, हम क्या बोलेंगे, तो देखोगे कैसे, आज जाके सर्च करना, हम कैसे बताएं। कोई बोलेगा सर गुलाब क्या है, तब हम बोल सकते हैं फूल है, तो कहेगा फूल तो पते चल रहा है, लिखा हुआ फूल है। अब यहाँ पे लिखे हैं फूल क्या है, गुलाब, तो आप पूछोगे गुलाब क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, फूल है। आप बोलोगे सर गुलाब फूल क्यों है, तब हम क्या बोलेंगे, बोलो। तो कचनार क्या है, फूल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये है कि मतलब जो है ना, तो आप क्या करना कि सर्च मार लेना, देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये हो गया खाने के अलग अलग वैरायटी जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे देखते हो, ये हो गया कॉमन सेंस। कहेगा पादप से हम अनगिनत प्रकार की संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम खाद्य सामग्री पौधे की जड़ों से प्राप्त करते हैं।
अब देखो यहाँ पे आंसर, या खाद्य सामग्री हम भोजन के रूप में पौधे की केवल पत्तियों से प्राप्त करते हैं। सही होगा क्या? नहीं सही होगा। तो यह जड़ से ही प्राप्त करते हैं, अलग अलग सारे पार्ट्स। इसीलिए बच्चा जो है ना एक चीज़ सोच के चलता है, केवल आएगा ना गलत समझेंगे, लेकिन बहुत ऐसे मोमेंट आते हैं कि केवल सही भी हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको सिखाती है। अब कहेगा कि मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम निम्नलिखित में से भोजन के कौन से रूप हैं? जड़, पत्ता, तना, किसका आ जाएगा? जड़। हम लोग जड़ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मूली, गाजर, शकरकंद, चुकंदर, इन सबको जड़ के रूप में कंज्यूम करते हैं। अब देखो यहाँ पे कि ये जो सारा भोजन हम तक आया प्लांट से आया, ये प्लांट सालों की मेहनत से लगाए और एक ही बार में सारा आम पक गया। अब क्या करोगे? 4 दिन खाओगे, 10 दिन खाओगे, 20 दिन खाओगे, वो खराब ना हो, बचाना भी तो है हमारा खाना संसाधन। तो यहाँ पे क्या होता है कि खाना उगाना बड़ी बात नहीं है, उस खाने को लंबे समय तक लोग इस्तेमाल में लाए, ये बड़ी बात। तो यहाँ पे सीटेट आपसे जानना चाहता है कि पहली चीज़ें आप ये जानो कि भोजन है क्या, दूसरी चीज़ें भोजन हमारी बॉडी में कैसा प्रभाव डालता है, तीसरा संतुलित भोजन में क्या अंतर है, भोजन में क्या क्या होनी चाहिए हम लोग देख लिए। भोजन क्या हर कोई भोजन अपने से ही बनाएगा या दूसरे से ही खाएगा, ये भी देख लिए, स्वयपोषी परपोषी। अब ये भी देख लिए कि प्लांट से भोजन हम कैसे कैसे लेके आएंगे, कहाँ कहाँ से भोजन मिलेगा। अब अगर जिसके पास ये भोजन नहीं मिल पाया वो क्या करेगा, उसके लिए सरकार क्या करेगी, ये भी तो सवाल आता है ना। तो उसके लिए जो भी व्यक्ति इस तरीके के भोजन तक पहुंच नहीं बना पाया या उसकी पहुंच नहीं है, तो वो आदमी क्या होगा, कमज़ोर होगा, बीमार पड़ जाएगा, पोषण की कमी होगी। हमारे देश में कोई भी आदमी गरीबी से ना मरे, कोई भी आदमी अच्छी पोषण के लिए तरसे ना, कोई भी बच्चा पोषण के अभाव में कमज़ोर ना हो जाए, कम उम्र में ही गुजर ना जाए, इसके लिए सरकार पोषण को व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ काम करती है। सरकार के द्वारा प्रयास पोषण में सुधार पहला है मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत 2004, दोपहर का संतुलित भोजन है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में ये दिया जाता है। साथ ही सरकार सामाजिक स्तर पर लोगों में पोषण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जन वितरण प्रणाली चलाती है। सुने, जिसको बोलते हैं डीलर देता है ना। और ये हो गया कि सरकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पोषण की कमी ना हो, इसके लिए जन वितरण प्रणाली चलाती है। और स्कूल में आया बच्चा घर जाएगा तब ना खाएगा, अब स्कूल में किसका टिफिन चुराएगा, तो सरकार उस बच्चे, और बच्चा क्या होता है, उसको याद ही नहीं रहता कि भूख लगा है, खाना खाना है। तो स्कूल में सरकार जब उसको अच्छा खाना प्रोवाइड करा देगी तो सबका देखा देखी ये भी खाएगा, और इससे पोषण व्यवस्था अच्छा होगी। और माँ बाप बच्चा स्कूल भेजता है, अब पढ़ने के कारण उसको टिफ़िन दिया, कभी भूल गया, कभी नहीं खाया, तो सरकार उसको मिड डे मील कार्यक्रम के तहत लाती है ताकि बच्चा कुपोषित ना हो। और ग्रामीण यानी सामाजिक स्तर पर क्या देती है, जन वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त राशन। तो सरकार लोगों को गरीब ना बनाए, बच्चा कुपोषित ना हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग ये जान गए कि हम लोग खाना कहाँ से लाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है, क्या तुम आलू उगाए, सरकार उसको बचा के रखेगा कि आओ तुम्हारा आलू ख़राब ना हो जाए, लाओ बोरिया लाओ, छत पे रखेंगे, तो आपको ना बचाना है, उसको बचाओगे कैसे। तो आप मास्टर हो, छोटा बच्चा कल को पूछेगा सर बोरिए में आलू रखते हैं, डलिया में नहीं रख सकते हैं, फिर कहोगे क्या आउट ऑफ सिलेबस बोल दिए। यही सिलेबस है कि बच्चा घर में रहता है, तुमसे पूछेगा ना कि कैसे संरक्षण करें हम खाद्य सामग्रियों का, तो यहाँ पे बताया गया है कि खाद्य सामग्री को हम कैसे संरक्षित, क्या उगा हुआ सामान, धनिया को हम पानी में कपड़ों में लपेट के रखते हैं, ये सवाल आता है। तो हम धनिया को पानी में कपड़ों से लपेट के रखते हैं, कोई बोरिया में रख दिया था, धनिया काला हो जाएगा, फिर कहोगे ये काला कैसे हो गया, तो पता नहीं था ये कैसे हो गया। तो ये कौन सिखाएगा, आप मास्टर होके भी ऐसा काम किए तो मतलब अकल की तो कमी हो जाती, बच्चा तो वैसे करेगा ना। अब स्कूल के लिए आप राशन लाने गए, मास्टर थे, सारा धनिया बोरी में डाल दिए, अच्छा काम किए कि खराब किए,
तो भोजन संरक्षण बेहद ज़रूरी है, क्योंकि प्रिंसिपल बनोगे, सारे चावल में पिल्लू हो गया, बच्चा खाएगा बीमार पड़ जाएगा। तो भोजन संरक्षण में पहली चीज़ है कम तापमान। अगर भोजन को बचाना है तो कम तापमान में रखो, फ्रिज में रखो, बर्फ़ में रखो या ठंडी जगहों पे रखो। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे फ्रिज या बर्फ़, तो कम तापमान में बैक्टीरिया नहीं जाते। खाना खराब होने का कारण क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही है ना, कि रात में दूध को गर्म नहीं करोगे तो खट्टा हो जाएगा, फट जाएगा। तो या तो किसी भी खाने को ठंडा करके ठंडा फ्रिज में रख दो, या उस खाने को गर्म करके रखो। दूध को गर्म करते रहोगे ना तो वो 2 दिन भी चला जाएगा, फटेगा क्या, नहीं फटेगा। क्यों, क्योंकि अत्यधिक गर्म करने पर भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, या अत्यधिक ठंडा होने पे। बर्फ़ को आप कितना देर छू के रखोगे, थोड़ा देर। जब आप नहीं छू पा रहे हो तो बैक्टीरिया कितना छुएगी, कहेगी भागो। और दूसरी चीज़ है गरम करके किसी भी चीज़, आप गरम में बैक्टीरिया भी मरेगी ना, तो इसीलिए ना तो बैक्टीरिया ठंडे में जाती है ना तो गर्म में जाती। तो खाना संरक्षण के 2 सामान्य उपाय, या तो ज़्यादा ठंडा करके रखो या तो ज़्यादा गर्म करके रखो। तो पहली चीज़ें हैं कम तापमान जैसे बर्फ एवं फ्रिज, अत्यधिक तापमान जैसे उबालना या उसका फर्मेंटेशन करा दो, या तो उसको क्या करो खूब नमक में। जानते हो रसगुल्ला में हमारे एरिया में लोग चीनी काहे देता है खूब। कभी पूछना कि भैया आप चीनी काहे देते हो इतना, तो बोलेगा जानते हो क्या, हमारे यहाँ रसगुल्ला 10 दिन में बिकता है, और अगर हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे ढेर, और बड़े 5 स्टार होटल में जाओगे ना, वहाँ एकदम प्यारा सा मिठास होता है, आप 20 तो खा लोगे। अब फिर यहाँ किसी के शादी ब्याह में गए, 2 रसगुल्ला दिया, आधा दूसरे को दे दिए, भाग लो तुम ही खाओ। इतना, लेकिन फिर वही होटल में गए, इतना अच्छा लगता है खाने में, जानते हो, इसलिए क्योंकि अगर वो कम चीनी देगा ना तो 2 दिन नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। और अगर ज़्यादा चीनी दे देगा तो वो चलेगा, क्योंकि ज़्यादा मीठा बैक्टीरिया भी नहीं खाती। बैक्टीरिया कहता है दो तुम ही खाओ, वो भी इंसान जैसी ही है, ना तो उसको ज़्यादा ठंडा चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्मी, ना तो ज़्यादा तीखा चाहिए, ना तो ज़्यादा मीठा। अचार सुने हो, इतना साल बोयम में ख़राब नहीं होता, उसमें नमक डाल देते हैं, नमक के कारण ख़राब नहीं होता ना। भोपड़ी जब तेल नहीं दोगे, मल्लिच की तरह बनाओगे, कौन सी होगा। तो मतलब उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। अचार में अगर नमी होगी तो भोपड़ी लगेगा। देखो 2 चीज़ें, किसी भी खाने को अगर पानी है उसमें तो वो क्या हो जाएगा कि 2 चीज़ें सामान्य रूप से, कवक और बैक्टीरिया। अगर किसी भी चीज़ में पानी है तो उसमें लगेगा बैक्टीरिया। जैसे दही, लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया। दूध से दही बनने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, लैक्टोबैसिलस की, वो क्या है, बैक्टीरिया है। लेकिन गोश्त खा के हड्डी फेंक दी। कभी काजू सुने हो कि काजू में क्या लगता है, भोपड़ी। काहे भोपड़ी लगता है, क्योंकि काजू के अंदर पानी नहीं होता है। जब निकालोगे ना कहोगे आय भोपड़ी लग गया। कभी उसको भोपड़ी लगता है, भोपड़ी लग के ख़राब होता है। तो जो चीज़ सूखा होता है उसमें कवक अटैक करता है, जो चीज़ गीला होता है उसमें बैक्टीरिया। जैसे चिकन खा के हड्डी फेंक दिए, भोपड़ी लग जाएगा। एवढो किशमिश फेंक दिए, भोपड़ी लग जाएगा। लेकिन फिर देखना अनार फेंक दो, सेब फेंक दो, कीड़ा हो जाएगा, खटखटा जाएगा। अब क्यों, आप यहाँ पे सोच के देखना कि काजू में कीड़ा नहीं हुआ, सेब में कीड़ा हो गया, ऐसा क्यों। फिर आपसे बच्चा पूछेगा कि मम्मी बताइए ना, सेब में कीड़ा हो जाता है, उसमें ना कहे चुप बैठ, वो यार। तो फिर उसको समझाओगे कि देखो सूखे में लगता है कवक और गीले में लगता है जीवाणु। समझ आया। तो यहाँ पे होता है कि किसी भी चीज़ को या तो चटनी बना के रख दो। टमाटर का चटनी 20 दिन खाओगे, टमाटर का सलाद बना के फ्रिज में रख दो, कहोगे रहो ठंडा जगह में सर पड़ाया है कि ठंडा में ख़राब ना होगा, तुरंत टमाटर पानी छोड़ देगा। कभी भोज भात का फ्री का सलाद मिला है? रख के फिर बचा नहीं, लेकिन चटनी बच जाता है। तो यहाँ पे है कि चीनी, नमक, जूस, आम का जूस बना लो, चटनी बना लो। अब कहेगा कि शीला बच्चों को आलू से बने उत्पाद के बारे में पढ़ाना चाह रही है। उत्पाद को सुरक्षित रखने के सबसे अच्छे उपाय क्या हो सकते हैं आलू के बारे में।
तो वहाँ पे दिया रहेगा आलू का चटनी बना के, आलू का चिप्स बना के, आलू को फ्रिज में रख के, आलू का चोखा बना के, तो क्या हो जाएगा? आलू का चिप्स बना के, है ना? आलू का कौन चटनी बनाएगा? तो फिर कहोगे सर तो बोले थे चटनी, तो चटनी उसी का बनाना जिसका चटनी खाते हैं हम लोग, ये नहीं कि आलू का भी बना के रख दिए चटनी तो वहाँ भी दिक्कत हो जाता है। इसलिए कॉमन सेंस बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए आलू का चिप्स, आम का जूस, सेब का जैम, ये 3 सवाल आए हुए हैं। तो जैम जैसे किसान जैम सुने, तो अलग अलग चीज़ों का जैम आता है, अलग अलग तरीके का। इमली का भी जैम आता है, रोटी पे लगाओ खाओ, वो चटनी ही होता है, उसको चटनी को ही जैम के रूप में बोला जाता है यहाँ पे। तो जैम मतलब चटनी। तो बहुत आदमी कहेगा सर चटनी नहीं है, तो जैम को ही चटनी बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया आलू का चिप्स, आम का जूस, सेब का जैम। अब देखो किसी भी खाने को बनाने का तरीका, बहुत बच्चा कहता है क्या कि खाने भोजन बनाने का तरीका सर पकाकर, तो एनसीईआरटी में पकाना शब्द ही नहीं है। किसी से बोलोगे ना भोजन कैसे बनाते हैं, तो कहेगा सर पका के, तो पका के नहीं, पकाना कोई शब्द नहीं है। भोजन कैसे बनाते हैं? 4 चीज़, तल कर, भून कर, सेक कर, कच्चा। जब भी ऑप्शन में देता है ना कि भोजन पकाने के उचित तरीके नहीं हैं, तल कर, भून कर, सेक कर, पका कर, तो पका कर गलत हो गया, या इसमें कुछ और डाल देगा। तो भोजन पकाने के 4 तरीके हैं, तल कर, भून कर, सेक कर या कच्चा। बहुत सारे भोजन को कच्चा खाते हैं, जैसे खीरा, खीरा भी भोजन है। तो भोजन को पकाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या, तो भोजन को क्या किए कि हम अलग अलग तरीके से या तो कच्चा खाएंगे, या तो सेक कर खाएंगे, या भून कर खाएंगे, या तल कर खाएंगे। सीबीएसई में ये 4 तरीके हैं भोजन को तैयार करने के। भोजन 4 तरीके से हम कंज्यूम कर सकते हैं, तल कर, भून कर, सेक कर, वहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन में देता है उबाल कर। फिर कहोगे सर ये समझ नहीं आया, भून कर, तल कर, सेक कर, तो उबाल कर क्यों नहीं? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाती है, और एनसीईआरटी जो लिखता है वही आंसर माना जाता है। हम आपको पढ़ाएं उबाल कर? नहीं पढ़ाएं ना, आप लगा दिए उबाल कर, होशियार बनोगे तो किसका बुरा होगा? आपका होगा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं ये एनसीईआरटी है। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, एक कान खुली रखो, दूसरा रटने के लिए तैयार रहो कुछ चीज़ें। ईबीएस में बहुत बच्चा कहता है ना कि ईबीएस समझ लेंगे तो भी मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी। अभी नहीं रटोगे तो 3-4 बार में रटा ही जाएगा, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। तो पहली बार आए हो, पहले बार। सब देखो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, तल कर, भून कर, सेक कर, कच्चा। एग्जाम में जाओगे ना मार दोगे उबाल कर, लिया रहेगा तल कर, भून कर, सेक कर, उबाल कर। निम्नलिखित में से पकाने के उचित तरीके नहीं हैं। अब बताओ संभावना है कि नहीं? कि बहुत बच्चा कहेगा तल कर, भून कर, उबाल कर तो जाएगा, सेक कर हटाओ, सेक कर बनेगी रोटी, कुछ ना कुछ दिमाग में फेरफार आएगा और गलत हो जाएगा। तो ये है रटना, तल कर, भून कर, सेक कर और कच्चा खाने के तरीके। मिड डे मील कार्यक्रम कब चलाया गया? 2004। और मिड डे मील कार्यक्रम 2004 में कहाँ कहाँ मिलता है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, यानी 1 to 5 और 6 to 8। तो 6 to 8 को बोलते हैं उच्च प्राथमिक और 1 to 5 को बोलते हैं प्राथमिक। तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक दोनों जगह पे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो 6 से 14 वर्ष का बच्चा यानी 15-16 साल में 9वां 10वां में मैट्रिक करता है। 6 से 14 क्लास 8 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, और ये है उच्च प्राथमिक। समझ आया? बस ज़्यादा नहीं पढ़ो, दिमाग छीट हो जाएगा। तो कल इसका PDF निकाल के देगा, इसके बाद हम लोग करते हैं, एक बार अभी रिकॉल कराएंगे। अब देखो यहाँ पे व्यंजन को, कोई भी व्यंजन किसी भी क्षेत्र में 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है उपलब्ध, दूसरा है सस्ता और तीसरा है संस्कृति। भोजन कोई भी जीव हो, कोई भी धरती पे जानदार चीज़ें हैं, वो 2 तरीके से भोजन तक पहुंच बना रहा है, या तो स्वयपोषण या परपोषण। स्वयपोषण पादप करता है, जो खुद खाना बनाता है, वो ना तो शाकाहारी है, ना मांसाहारी है, ना सर्वाहारी है, क्योंकि ये वो होगा जो दूसरे पे निर्भर करता है। जो उपभोक्ता है वो होगा या तो शाकाहारी, या तो मांसाहारी, या तो सर्वाहारी।
उत्पादक, ये तीनों नहीं होगा। उत्पादक क्या होगा? खुद उत्पादन करता है, वो कहलाएगा स्वयंपोषी। अब है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, जिसके दांत बराबर एक समान होंगे, शाकाहारी। केनाइन, जिसमें चीरने फाड़ने वाला दांत होगा। अब केनाइन दांत की कुल संख्या कितनी है? 4। आप देख लो, 2 ऊपर 2 नीचे, देखो नुकीला दांत कितना है, जीभ फिर के देखो, फिर याद नहीं रहेगा। कुल केनाइन की संख्या कितनी है? 4। फिर एग्जाम में आएगा ना कि कुल मांसाहारी जानवरों में केनाइनों की संख्या या चीरने फाड़ने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी है? 4, 8, 12। फिर जानते हो, तुरंत दिमाग में जीभ आपका काम करने लगेगा। ये होती है मेंटलिटी। प्रैक्टिकल हो गया ना। 1, 2, 3, 4, 2, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर फिर एक नीचे, कितने हो गए? 4। फिर उदाहरण के लिए दांत की विशेषता, शाकाहारी के समान मांसाहारी के फाड़ने वाले दांत होते हैं 4। कुछ के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, गिलहरी, खरगोश, चूहा। सांप के दांत होते हुए भी खाने को वो निगल जाता है। भोजन चाहिए आयु के हिसाब से, नहीं तो आदमी फिर फट जाएगा। अब ऐसा नहीं कि छोटा बच्चा भर गमला दे दिए, खींचो खींचो है कि नहीं, तो भी बीमार पड़ जाएगा। और संतुलित खाना होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स होने चाहिए। पादप में क्या? अरे प्रोटीन क्या होता है कि हर अच्छे, मतलब सामान्य रूप से प्रोटीन क्या है? संतुलित आहार का एक भाग है। प्रोटीन हमारी बॉडी मसल्स को बनाए रखता है, टूट फूट को कम करता है। जैसे अंडे के अंदर होता है प्रोटीन में होती है ऊर्जाएं। और क्या बताएं इसमें? और क्या? प्रोटीन में होता है कुछ नहीं, प्रोटीन खाने का एक भाग है। जैसे खीर में चीनी क्या है? आप पूछोगे तो कहोगे चीनी गायब है। अब चीनी टेस्ट में पता चलेगी आपको, लीजिए जुबान पे रखिए, यही बोलेंगे ना। तो ये है कि अच्छा सामान ये बोल रहे हो, प्रोटीन। हाँ अच्छा, अंडा में प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन, सामान्य दूध में प्रोटीन, चिकन में प्रोटीन, सारी चीज़ों में लगभग प्रोटीन होते हैं, मात्रा अलग अलग होती है। तो जो प्रोटीन होती है ना, मसल बिल्ड का निर्माण करती है, जैसे इसीलिए नाम है बे प्रोटीन। सुने हो? बे प्रोटीन डब्बा वाला लोग खाता है बे प्रोटीन। जब माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, जब माँ जो बच्चा मतलब जो है ना, जब महिला माँ बनने वाली होती है, गर्भवती, तो उसके पेट में बच्चे का निर्माण हो रहा था, तब भी उसको डिब्बा दिया जाता है, पहले तुम खाओ, फिर जब डिलीवरी हो जाएगा फिर बच्चे को खिलाना। देखे हो? तो पहले प्रेगनेंसी के समय में माँ को दिया जाता है। कभी सुने हो कि देखे हो किसी को कि बेचारी वो खाती है प्रोटीन ताकि बच्चा स्वस्थ हो? तो बच्चा फिर क्या होता है? फिर जन्म होने के बाद बच्चे को दिया जाता है। तो प्रोटीन ही तो है, लैक्टोज 1, लैक्टोज, सेरोलैक्स गोल के जो पिलाता है। हम लोग भी प्रोटीन के। हाँ, केराटिन क्या करता है कि हमारे बॉडी स्ट्रेंथ को बेहतर करता है। वो अलग चीज़ें हैं, वो तो जिम की दुनिया में आ गया, हम लोग पढ़ाई की दुनिया में आओ। क्या विविधता? बायोडायवर्सिटी अलग अलग तरीके की। जैसे कोई विविधता, जैसे क्वेश्चन बनता है कि ईवीएस के कक्षा में एक शिक्षिका क्या करती है कि गोरे बच्चों को आगे बैठाती है, काले बच्चों को पीछे बैठाती है। तो शिक्षिका यहाँ पे किस चीज़ को खराब करने का प्रयास कर रही है? विविधताओं को, क्योंकि सारे बच्चों का सम्मान देना चाहिए। विविधता एक अवसर होता है कि अगर विविध समुदाय से, जैसे क्या होगा कि इंडिया में अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये हो गया विविधता। जैसे यहाँ क्या है कि कुछ बच्चे क्या हैं, बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ नटखट हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या हो गया? विविधता, बच्चों की विविधता, पढ़ने वालों की विविधता। पर शिक्षक तो एक हैं, मेरी विविधता नहीं हुई। हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें क्या लोग हैं? तो विविधता समझ आया? बायोडायवर्सिटी वही तो है कि इंडिया है विविधताओं का देश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, कई चीज़ें हैं भारत में। इसलिए तो भारत में डिस्कवरी ऑफ जो लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू का है, नो द इंडिया नो द वर्ल्ड, इंडिया जानो दुनिया जान जाओगे। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ गंगा जैसी लंबी नदी है, तो हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत भी है, रेगिस्तान थार जैसा भी है। तो इसी को बोलते हैं, विविधताओं को बोलते हैं विविधता। समझ आया? हाँ। तो जैसे आप दुकान पे जाओगे ना, कहेगा विविध तरीके के पकवान उपलब्ध हैं, यानी शाकाहारी, मांसाहारी सब तरीके का है, मछली है, ये है, वो है।
तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कल, ठीक है।